हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। प्यारे बच्चों, जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आप का ख्याल रखते हुए वीडियो देखें, पढ़ाई करें, क्योंकि जब हम कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं तभी हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाते हैं। तो लेकर आई हूं आज आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 का पाठ 12। बहुत ही अच्छा पाठ है जिसका नाम है विक्रमशिला। लिखा है परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी द्वारा, जिसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले लेखक परिचय और उसके बाद हम चलेंगे पाठ की व्याख्या या पाठ के सार पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेखक परिचय। नाम है परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी। जन्म कब हुआ था? 1/1/1948, पहला महीना, पहली तारीख, और 1948 अर्थात 1947 के बाद का पहला वर्ष, आजादी का पहला वर्ष। ठीक है, तो 1/1/1948 में परशुराम जी का जन्म हुआ। कहां हुआ? हवेली, खड़गपुर, मुंगेर, बिहार। भैया आपके ही राज्य में हुआ है। और बिहार ने तो हिंदी साहित्य को ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा योगदान दिया है जिसको हम नतमस्तक नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और नतमस्तक हैं। सच। और मैं ये भी जानती हूं कि आप सभी विद्यार्थी बहुत ही लगनशील हैं और समर्पण भाव के साथ हर एक पाठ को सुनते हैं, समझते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, तभी तो आप लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। अब प्रकाशित ग्रंथ कौन कौन से हैं परशुराम ठाकुर जी के, देखिए। परशुराम की कठिन प्रतिज्ञा, दूसरा अंग तरंग, सृष्टि का मूल, इतिहास, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं, इन्हीं के ग्रंथ हैं। इतिहास को एक नई दिशा, प्राचीन बिहार की शिक्षा संस्कृति का इतिहास, ये भी आपने ही लिखा है। प्राचीन बिहार की शिक्षा संस्कृति का इतिहास, ठीक है, याद रखना। और नाम है इनका परशुराम ठाकुर जी, तो परशुराम की कठिन प्रतिज्ञा भी इनकी ही रचना है। मूल भाषा विज्ञान, आर्य संस्कृति का उद्गम एवं विकास, विक्रमशिला का इतिहास जो कि हम पढ़ रहे हैं आज, अंगिका भाषा, उद्भव और विकास, आर्यों का मूल क्षेत्र, अंग देश, मंदार, जहां से प्रकट हुई गंगा, मूल भाषा का इतिहास, वैदिक संस्कृति का उद्गम क्षेत्र, भारतीय संस्कृति की खोज। सच में क्या रचनाएं हैं, तभी तो आपका नाम हिंदी साहित्य में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी। अब यहां पर आप देख लीजिए, दिखाई दे रहा है विक्रमशिला। जी हाँ, ये है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र है। बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र समझते हो बेटा? चलो मैं यहां पर लिख देती हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र, शिक्षा केंद्र, बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र। आप इसका बेटा देखिए, आप संरचना देखिए, इसका निर्माण देखिए, इसका किस तरह से चारों तरफ से आने जाने का रास्ता है, अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में इसके मार्ग हैं। हर तरफ आपको बिल्कुल समानता नजर आएगी कि कोई यदि यहां से आ रहा है तो वो भी अंदर अंदर जाकर प्रवेश कर सकता है, यदि कोई वहां से आ रहा है तो वो भी प्रवेश कर सकता है, यदि कोई यहां से आ रहा है तो वो भी प्रवेश कर सकता है, और यदि कोई यहां से आ रहा है तो वो भी प्रवेश कर सकता है। बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला। तक्षशिला भी आपने सुना होगा, आज हम पढ़ रहे हैं विक्रमशिला के बारे में।
और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि बिहार की शिक्षा पद्धति या जो भी पाठ्यक्रम है वो सच में अतुलनीय है, क्योंकि बिहार के पाठ्यक्रम में जो भी पाठों को या जो भी अध्यायों को शामिल किया गया है वो छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करते ही हैं और साथ ही साथ नई नई जानकारी के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु तैयार भी करते हैं। तो धन्य है पाठ्यक्रम निर्माता जिन्होंने इतने अच्छे पाठ्यक्रम की रचना की, जिसमें हर एक, सबसे पहले अपने राज्य का, फिर अपने इतिहास का, हर एक बात का बारीकी से विश्लेषण करते हुए पाठों का चयन किया है। तो हम अब चलते हैं विक्रमशिला की ओर, जो कि बौद्धकालीन शिक्षा का एक केंद्र रहा। बौद्धकालीन शिक्षा समझते हो? भगवान बुद्ध के समय जो शिक्षा प्राप्त की जाती थी या शिक्षा प्रदान की जाती थी, यहाँ का वातावरण तो देखो आप, कितनी ग्रीनरी है, हरियाली है, मौसम साफ सुथरा, बहुत ही सुंदर देखने में। जब आप देखो, सोचो कि जब एक इमेज को, एक फोटो को देखने में इतनी सुकून या शांति मिल रही है, तो वास्तव में इसका होना या वास्तव में यहाँ पर जाना कितना शांतिदेह होगा। आज हम इसी विक्रमशिला के बारे में पढ़कर अपने आप को और ऊर्जावान और सकारात्मक बनाते हैं। आइए चलते हैं। यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। ये एक निबंध है जिसमें बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात है। उसके अतीत, अतीत जानते हो बेटा? अतीत का अर्थ क्या होता है? अतीत मतलब बीता हुआ, ठीक है? पास्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या जिसको हम प्राचीन कहें, प्राचीन तो और पुराना हो जाता है, ठीक है? तो उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है कि किस तरह के शिक्षा के केंद्र रहा करते थे। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन भी किया गया है। अब देखिए, यहां पर उन्होंने आत्मकथ्य शैली में इस पाठ की रचना की है। परशुराम जी ने, ब्रह्मवादी जी ने। आत्मकथ्य शैली समझते हो? इसमें उन्होंने विक्रमशिला को, आप देखो क्या लिखा है, मैं विक्रमशिला हूं। कैसे हुआ ये? आत्मकथ्य शैली में उन्होंने अपने आप को विक्रमशिला माना है। मान लीजिए, जब हम कहते हैं ना कि एक वृक्ष की आत्मकथा लिखिए, तो हम कैसे लिखते हैं? मैं एक वृक्ष हूं जो दुनिया को फल, फूल, छाया प्रदान करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मनुष्यों द्वारा मेरा ही हनन किया जाता है, मेरी डालियों को तोड़ा जाता है, मुझे काटा जाता है, ऐसे इस तरह से। तो यहां पर ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ है, मैं विक्रमशिला हूं। कौन सी शैली में लिखा है तो एक निबंध, लेकिन आत्म निबंध है, निबंध है लेकिन आत्म कथात्मक शैली, क्योंकि यहां पर मैं का प्रयोग हुआ है, ठीक है? मैं का प्रयोग हुआ है कि मैं विक्रमशिला हूं। मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे भारत की अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात जो भारत की पहचान है, जो भारत की अस्मिता है, यदि मैं उसका सुरक्षा कवच हूं, ऐसा मैं कहूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अर्थात बिल्कुल सच ही है। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। मेरा अतीत आज जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, उससे कहीं अधिक उन्नत भी था और महत्वपूर्ण भी था। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतिश, दीपंकर सरीखे विद्वान हुए,
जिनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं आर्यभट्ट और अतिश दीपंकर जी के बारे में। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं, जबकि अतिश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। लामा, तो यदि हम आपसे कहें कि आर्यभट्ट क्यों प्रसिद्ध है, तो खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट प्रसिद्ध हैं और अतिश दीपंकर जी तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने और लामा संप्रदाय की शुरुआत करने में उनका योगदान रहा है, या उनके प्रवर्तक रहे हैं। किसके प्रवर्तक? लामा संप्रदाय के प्रवर्तक। हम कह सकते हैं कि आर्यभट्ट खगोल विद्या के क्षेत्र में है, प्रसिद्ध है, वहीं पर अतिश दीपंकर जी लामा संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। आधुनिक भागलपुर जिला जो प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है। आधुनिक भागलपुर, आज इसको कहा जाए तो भागलपुर, जो प्राचीन अंग महाजनपद, पहले इसको भागलपुर को अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है। कि कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतीचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि विक्रमशिला का कब उद्घाटन हुआ या कब से स्टार्ट हुई, तो हम कह सकते हैं कि पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। कौन से वंश के? पाल वंश के। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। अब यही बात कि धीरे धीरे जब हम अपने कर्म की और निरंतरता से आगे बढ़ते रहते हैं, कर्म को हमेशा करते रहते हैं, ये नहीं कि भाई आज सफलता मिल गई, अब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, आज हमने ये काम कर लिया अब हमें नहीं करना, निरंतरता के साथ आगे बढ़ना होता है। इसी तरह से धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के कारण अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंच गया। शुरुआत हुई थी बहुत छोटे से और बढ़ते बढ़ते वो वैश्विक स्तर पर पहुंच गया। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। अब आप प्रश्न आ सकता है कि विक्रमशिला का नाम कैसे पड़ा। देखो, अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, विनम्र, उनकी अखंडशील संपन्नता, तो उनके जो आचार्य कौन रहते हैं? शिक्षक, जो वहां के शिक्षा प्रदान करने वाले आचार्य रहते हैं, उनका जो आचरण है वो इतना अच्छा, इतना विनम्र, इतना आदर और इतना अच्छा, और साथ ही साथ उनकी अखंडशील संपन्नता, उनकी संपन्नता अखंड रही, मतलब एक रही, इसी के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। अर्थात अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। किंवदंती है, किंवदंती मतलब एकदम सही नहीं है, मतलब ऐसी मान्यता है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। एक और किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर, विक्रम नामक एक यक्ष था जिसका दमन किया गया और उसी स्थान पर ये विहार बना, विहार मतलब ये मठ बना, ये स्थान बना, और उसी के नाम पर फिर इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। ये भी कहा है उन्होंने, दोनों बातें रखी है। एक तो वहां के आचार्यों के विक्रमशील व्यवहार के कारण, दूसरी विक्रम नामक यक्ष के कारण। ठीक है, दोनों आप कारण बता सकते हैं। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। अब वो तो यूनिवर्सिटी थी ना, विक्रमशिला कॉलेज नहीं था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। अब उसके अंदर 6 महाविद्यालय विद्यमान थे।
यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज। तो एक यूनिवर्सिटी अर्थात विक्रमशिला के अंदर 6 महाविद्यालय विद्यमान थे जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। अब देखिए 6 जो महाविद्यालय थे उनमें अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। मुख्य रूप से जो आज यदि हम कहें कि कुलपति या वाइस चांसलर या चांसलर, तो उस समय द्वार पंडित होते थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पाते थे। अच्छा, अब जो भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अपने आप को लाना चाहते हैं या एडमिशन पाना चाहते हैं, तो पहले द्वार पंडितों द्वारा उनकी मौखिक परीक्षा ली जाती थी। जब द्वार पंडितों द्वारा उनको सिलेक्ट कर लिया या चयनित कर लिया जाता था, तभी विक्रमशिला में उनका प्रवेश हो पाता था। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण, ओरल जो टेस्ट है, मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पा सकते थे। प्रवेश समझते हैं बेटा? द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, ऐसा नहीं है कि जो द्वार पंडित की भूमिका में रहते थे वो महापंडित रहते थे। हर एक ज्ञान था उन्हें, हर एक बात का ज्ञान। क्या थे? देखो, द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, जैसे कौन कौन सी शाखाओं? तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। जो द्वार पंडित आचार्य थे वो बहुमुखी संपन्न थे, प्रतिभा संपन्न थे। तंत्र विद्या में निपुण, योग विद्या में निपुण, न्याय कला में निपुण, काव्य कला में निपुण, व्याकरण कला में निपुण, और उनके समक्ष जो मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होता था वही विक्रमशिला में प्रवेश पा सकता था। ठीक है? यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि द्वार पंडितों की क्या विशेषता थी, तो द्वार पंडित क्या क्या ज्ञान था उनको? तंत्र, योग, न्याय, काव्य, व्याकरण, इन सभी के महापंडित थे वे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि कहें कि जो महाविद्यालय के द्वार पंडित रहते थे उनको यदि नींव माना जाए विक्रमशिला की, तो बिल्कुल ये सच्चाई है कि उन जो द्वार पंडितों के आधार पर ही विक्रमशिला की नींव रखी गई है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। अभी मैंने बताया था ना कि द्वार पंडित अर्थात कुलपति, जिसको अंग्रेजी में चांसलर कहते हैं, तो उस समय द्वार पंडित कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया है। अब आपसे कोई पूछे कि विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कौन थे, तो आप कहेंगे हरिभद्र। और यदि आपसे पूछा जाए कि हरिभद्र कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य लाइन टेढ़ी हुई। हरिभद्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षक के शिष्य थे हरिभद्र। हरिभद्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे शांति रक्षित, उनके शिष्य थे हरिभद्र। इसलिए हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा जाता है। याद रहेगा? हाँ, कि विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कौन थे? हरिभद्र जी। और हरिभद्र कौन थे? जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे शांति रक्षित, उनके शिष्य थे, इसलिए हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिभद्र किसको कहा जाता है, या हरिभद्र का अन्य नाम क्या है, या शांति भद्र किसको कहा जाता है? अब याद रहेगा? वेरी गुड। मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। पुस्तकालय समझते हो बच्चे? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लाइब्रेरी। वेरी गुड। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित
प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यह विशाल संग्रह मौजूद था। विशाल संग्रह मतलब देखिए साफ साफ लिखा है समृद्ध पुस्तकालय, जहां पर किसी तरह की वेद पुराण आदि की पुस्तकों की कोई कमी नहीं थी। समृद्ध पुस्तकालय, उसमें क्या क्या था? प्रारंभिक दर्शन, तर्क विद्या, तंत्र विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यह विशाल संग्रह मौजूद था। संग्रह सिर्फ 1, 2, 10, 20 या 50 या 100 नहीं थी, संग्रह मौजूद था। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार की गई। अब इसको याद रखिए, राजा गोपाल द्वितीय शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये इसका नाम याद रखो, अष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार की गई। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहरों में शामिल है। कौन सा ग्रंथ? अष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता। कहां थी? जो राजगोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में जो प्रसिद्ध ग्रंथ था। आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता क्या है? तो एक महान ग्रंथ है जो राजा गोपाल द्वितीय के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध था। अब ये कहाँ है? तो ये लंदन के म्यूजियम में आज भी धरोहरों में शामिल है, लंदन में। आप समझ रहे हैं आप कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है बेटा। भारत ने तो इतने अनोखे कार्य किए हैं, तभी तो विश्व में प्रसिद्ध रहा है भारत। तभी तो अनोखा अतुलनीय भारत, ये जो संज्ञाएं मिली हैं ऐसे ही नहीं मिल गई हैं। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा ऐसी ऐसे शिक्षा के केंद्र रहे हैं जहां पर महापंडितों ने जन्म लिया। इतना ज्ञान, इतना हर एक क्षेत्र में शिक्षा, तंत्र विद्या हो, तर्क विद्या हो, व्याकरण की हो, काव्य कला हो, सब कुछ समाहित थी। ठीक। दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञापारमिता के प्रमुख अंग थे। ठीक है, जिनमें पारंगत होना मेरे उद्देश्यों में शामिल था। अर्थात जब तक उस विक्रमशिला की डिग्री तब तक नहीं दी जाती थी छात्र को जब तक वो दान, शील, धैर्य, वीर, ध्यान और बुद्धि में प्रखर नहीं हो जाता था। उपाय, कौशल्य, प्राणी धान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। कितनी? 10। ठीक है, उपाय, कौशल्य, प्राणी धान, बल, ज्ञान, दान, शील। देखो, दान, शील, धैर्य, ध्यान, फिर है कौशल्य, प्राणी धान, बल, ज्ञान, कुल मिलाकर 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। गरिमा की चरम परिणति अर्थात मेरी गरिमा की पहचान है कि यहां से जो छात्र आचार्य बनकर निकला उसने इतिहास में नाम दर्ज करा लिया, उसका नाम विश्व प्रसिद्ध हो गया। तो ये जो विक्रमशिला है वो अपने आप में एक ऐसा शिक्षा का केंद्र रहा जिसका इतिहास यदि हम कहीं भी, आप कैसे भी खोज लोगे, चाहे आप गूगल सर्च करो, चाहे आप किसी पुस्तकालय में जाओ, जो बड़ा सा पुस्तकालय है वहां आप देखोगे विक्रमशिला के बारे में मोटे मोटे ग्रंथ मिलेंगे बेटा। ये जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि हमारी भारत की जो शिक्षा पद्धति की नींव थी वो कितनी मजबूत थी, कितनी मजबूती के साथ भारत में शिक्षा केंद्र स्थापित हुए और उन शिक्षा के केंद्रों में किस तरह की शिक्षा प्रदान की। सब कुछ शामिल था, दान, धर्म, वीर, दया, तप, कर्म, तंत्र, सब कुछ, सारी विद्याओं का समावेश था इसमें।
अब समझ में आया कि क्यों तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ये प्रसिद्ध हैं। आप कहीं भी, आप विदेश में या देश विदेश, संपूर्ण दुनिया में इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भारत की पहचान ऐसे ही ऐतिहासिक जो क्षेत्र रहे हैं या कहें कि शिक्षा के केंद्र रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया में भारत को ऊंचाइयों पर ले गए थे। अब शिक्षा की पद्धति धीरे धीरे कैसे बदली और हम किस तरह से बदल रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, तकनीकी विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो नींव थी वो बहुत मजबूत थी। 10वीं 11वीं सदी तक मैं पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। यदि बात करें 10वीं और 11वीं सदी की, तब तक पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट 10वीं 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट केंद्र बन चुका था। सम्यक ज्ञान दान परंपरा में मेरा कोई सानी नहीं था, अर्थात मेरा कोई बराबरी करने वाला नहीं था, कोई सामने नहीं था। किसमें? ज्ञान दान परंपरा। जो भी छात्र अर्थात जो भी आचार्य विक्रमशिला से शिक्षा प्राप्त करके बाहर आता, समझिए वो सभी कलाओं में निपुण था, इनकी कोई बराबरी नहीं कर पाता था। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा और शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे। ऐसा नहीं कि किसी को भी प्रवेश दे दिया, पता है ना। हाँ, जो द्वार पंडितों द्वारा मौखिक परीक्षा ली जाती थी, और जब मौखिक परीक्षा में विद्यार्थी पूरी तरह से पास हो जाएगा तभी वो विक्रमशिला में प्रवेश पाता था। और इसी के साथ ये भी कहा है कि मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में, पूरा सत्र समझते हो, कंप्लीट सेशन, नियमित उच्च शिक्षा शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे कि नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करना है, रिसर्च करना है। शोध, यहाँ शोध कार्य मतलब रिसर्च, तभी उनको यहाँ पर उसी तरह के विद्यार्थियों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता था। प्रत्येक नवागत विद्यार्थियों को, नवागत मीन्स जो नए नए एडमिशन होते थे या नए जो प्रवेश पाते थे, प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। अब भिक्षु वर्ग क्या होते हैं? जैसे हमारे हिंदू धर्म में यदि हम बात करें तो साधु या गुरुजी, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भिक्षु रहते हैं। तो भिक्षु अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी। ठीक है, समझ में आया। तो जब भी कोई नया विद्यार्थी आता था, पहले उसको भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था, फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित करवाते थे। और ये सीढ़ी दर सीढ़ी शिक्षा का जो चलन था वो चलता था। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी जाए और कुछ भी सीख कर हम तो सीख गए, नो। एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में या बहुत ही सुचारू ढंग से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मानते थे, बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, ताकि वे मेरे अर्थात विक्रमशिला के उच्च आदर्शों पर खरे उतर सकें। तब कहीं जाकर, तभी तो पूर्वी एशिया में उत्कृष्ट नाम था इसका, सबसे सर्वोच्च। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। जो विक्रमशिला में पढ़कर आया है उसकी एक अपनी ही अलग पहचान थी। जैसे आज भी कुछ संस्थाएं हैं जिनका नाम ही काफी है, लेकिन पहले की यदि हम बात करें, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, इनकी अपनी ही बात थी। तो उसने कहा है आत्मकथ्य शैली में कि मेरा छात्र होना ही अपने आप में एक गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही हकदार हो जाते थे। जो विक्रमशिला से पढ़कर छात्र निकला तो ना केवल वो देश में बल्कि विदेशों में भी पूजनीय बन जाते थे। नाम, प्रसिद्धि, सम्मान सब कुछ मिलता था। क्यों? कहां से पढ़ा? अरे विक्रमशिला, अरे अरे गुरुदेव नमन। किसी से भी वो मात नहीं खा सकते थे कभी, इतना तराशा जाता था उनको। राज दरबारों में यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। वो राज दरबारों की बात करें या देश विदेश की बात करें, हर जगह उन्हें सम्मान मिलता था। देखो, यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही मतलब अपने आप ही
तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। एक बार और ध्यान से देख लो कि तंत्र विद्या तो थी ही, इसके साथ ही, इसके अलावा व्याकरण 1, न्याय 2, सृष्टि विज्ञान 3, शब्द विद्या 4, शिल्प विद्या 5, चिकित्सा विद्या 6, सांख्य 7, वैशेषिक 8, अध्यात्म 9, विज्ञान 10, जादू 11, चमत्कार विद्या 12 और तंत्र विद्या को हमने गिना ही नहीं, उसके साथ साथ हो गए 13। तो विक्रमशिला में सब कुछ शामिल था। अब बताओ आप क्या शामिल नहीं है, कौन सी विद्या शामिल नहीं है? समझ से परे, सोच से परे, धन्य है वो विक्रमशिला, धन्य है हमारे भारत का इतिहास कि हम क्या ढूंढे उसमें। हमारी तो दृष्टि ही नहीं जाएगी, हमारी तो सोच ही नहीं जाएगी वहां तक जहां पर ये थी। ये भारत की ही है बेटा बात। इतिहास हमारा इतना मजबूत है, इतनी नींव हमारी पक्की है, इसलिए तो कहते हैं कि भारत होना, भारतीय होना अपने आप में गर्व की बात है। अपने भारतीय होने पर गर्व कीजिए। और ये जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे इतिहास बताता है, उस इतिहास को दोहराइए। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बच्चे अपना नाम इतिहास में दर्ज अवश्य कराएंगे, है ना? कक्षा की व्यवस्था, कौन सी कक्षा की व्यवस्था? पाठ्यक्रम के प्रमुख थे। अब कक्षा की व्यवस्था कैसी थी? कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया हूं। वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में रहे और अब फिर से पुरातात्विक खनन से मेरे प्रायः सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। पुरातात्विक खनन, खनन मतलब खोदना, ठीक है? तो अब जो पुरातात्विक खनन चल रहा है कि हमारे इतिहास में क्या था, उससे कम से कम जो इमारतों की प्राप्ति होने की आशा है। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। ठीक है? पूर्वी और पश्चिम भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई खनन के बाद, खुदाई के बाद। पद्मपाणि एवं मैत्रेय की प्रतिमा भी मिली। ये भी ध्यान रखते चाहिए, कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई, पद्मपाणि मैत्रेय की प्रतिमा मिली। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई। एक सील का सत्यापन वीर वज्र सील, ठीक है, वीर वज्र से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी खनन का कार्य या खुदाई का कार्य प्रारंभिक अवस्था में है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और भी बहुत कुछ मिलने की संभावनाएं हैं। 10,000 छात्र, कितने छात्र? 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक जहां रह रहे हों, उनकी भव्यता, विशालता के संबंध में कहना ही क्या। हमारे पास वो शब्द नहीं है जो हम 10,000 विद्यार्थियों और 1,000 शिक्षकों की भव्यता का बखान कर सकें।
वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। इतना महान, इतना अनुपम, इतना अतुलनीय विक्रमशिला। क्या नाम है, क्या काम था, क्या पहचान थी। सच, 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। अब कब हुआ? 11वीं में तो अच्छे से फल फूल रहा था, 13वीं शताब्दी में तुर्कों के आने से सर्वनाश हुआ। ब्रह्मवश किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हश्र हुआ। उनको लगा ये किला है। तबकात-ए-नासरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन है। यदि आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला के विध्वंस का वर्णन कहाँ है, तो तबकात-ए-नासरी में। धर्म स्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है, तो इसका वर्णन भी हमें मिल जाएगा। आप जब कभी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर पधारें, ताकि मेरे सोए हुए अतीत, करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। धन्य होंगे यदि हम वहां पहुंच पाएंगे, है ना बच्चों। अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। अस्मिता, इज्जत, प्रतिष्ठा, अभेद जिसे भेदा ना जा सके। शब्दार्थ, ठीक है, जिसे भेदा ना जा सके। अब है कवच, शारीरिक सुरक्षा हेतु पहने जाने वाली चीज। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। अतीत, बीता हुआ समय। महत्वपूर्ण, उपयोगी, सानिध्य, निकट, सरीखे, समान की तरह। अब योगदान, देन, प्रसिद्ध, लोकप्रिय, विक्रमपूर्ण, साहसपूर्ण, शील, चरित्र। किंवदंती कहा जाता है। विहार, भ्रमण करना। आविर्भाव, उदय, जन्म। प्रांगण, आंगन। समक्ष, सामने। तो जब कभी हम बहुत किस्मत वाले होंगे यदि हम विक्रमशिला के बारे में वहां पहुंचकर और जानकारी एकत्र कर पाएंगे। समृद्ध, संपन्न, विशाल, बहुत बड़ा। पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई। म्यूजियम, संग्रहालय। उत्कृष्ट, उत्तम, सानी, तुलना, आकांक्षी, अभिलाषी, इच्छुक, नवागत, नया आया हुआ, पुत्रवत, पुत्र की तरह। गुमनाम, छिपे रहना। सुर्खी, चर्चा, खनन, खुदाई, चैत्य, भवन। पारमिता, सीमा, हद। वाह, मजा आ गया सच में प्यारे बच्चों। इसी तरह से ध्यानपूर्वक सुनना है और बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।